तो देखिए आइए समझते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ा रहा था मैं। थर्मल स्ट्रेसेस में मैंने आपको समझाया कि कोई भी बार जो है, कोई भी बार इस पे रखा हुआ है, तो उसको जब आप हीट करेंगे, मान के चलिए कोई भी बार इसका टेम्परेचर T1 है, उसको जब आप हीट करेंगे किसी एक टेम्परेचर तक लेके जाएंगे, सपोज मान लें आप T2 टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स आप ये कर रहे हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट मीन्स आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो हीट फ्लो होगा, इसको आप हीट करेंगे, और जब ये हीट करेंगे तो ये बॉडी क्या होगा, एक्सपांड होगा। 99% आपका जो इंजीनियरिंग मटेरियल है वो एक्सपांड होता है हीट करने से। तो ये हीट एक्सपांड होगा तो चारों तरफ एक्सपांड होगा। लेकिन ये मैंने बता रखा है कि हमने अजम्पशन ले रखा है थर्मल स्ट्रेसेस में कि एक्सपेंशन यूनि डायरेक्शन देखना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में देखना है, एक ही डायरेक्शन में। उसमें भी ये एक ही डायरेक्शन, दैट मीन्स ये एक्सपेंशन, इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन। उसमें भी एनालिसिस के लिए हम क्या लेते हैं, एक ही तरफ लेते हैं ये। तो ये जो एक्सपेंशन है, इसी को हम एक्सपेंशन बोल दें, एलोंगेशन बोल दें, एक्सटेंशन बोल दें, चेंज इन लेंथ बोल दें, डिफॉर्मेशन बोल दें ड्यू टू हीटिंग। तो ये कितना आता है भी समझा रखा है कि ये चेंज इन लेंथ कितना आएगा। तो अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, अल्फा भी बता चुका है। अल्फा किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि बताता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने से बॉडी में कितना स्ट्रेन आएगा। बॉडी में स्ट्रेन कब आएगा, स्ट्रेन कब आएगा, जब डिफॉर्मेशन होगा। बॉडी जब डिफॉर्म होगा तो स्ट्रेन आएगा। तो जितना ज़्यादा किसी मटेरियल में अल्फा जितना ज़्यादा होगा 1 डिग्री टेम्परेचर से, उतना ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, दैट मीन स्ट्रेन आएगा। इसलिए मैंने लिखवाया भी है कि अल्फा क्या है, अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल या फिर लीनियर एक्सपेंशन। मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताता है सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कितना सेंसिटिव है वो मटेरियल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, है ना। एक जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो 1 डिग्री में ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो सेंसिटिव होगा तभी तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा। हाँ, ये सब बता रखा है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अल्फा एल इंटू क्या होता है, डेल्टा टी, ड्यू टू हीटिंग। तो ये तो सिंगल बार में बताया था, और ये मैंने केस नंबर 2 में बताया था कि अगर इसको रिजिडली फिक्स कर दोगे आप, इसको रिजिडली फिक्स कर दोगे तो ये डिफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो डिफॉर्म नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर स्ट्रेस आएगा और कंप्रेसिव नेचर का आएगा एक सिंगल, और वो स्ट्रेस जो आएगा वो मैंने बता रखा है अल्फा ई इंटू डेल्टा टी आता है। कैसे, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, ये सब समझा रखा है। अब आइए हम कंपोजिट सिस्टम में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक्सियल लोडिंग के केस में कंपोजिट समझाया है। कंपोजिट कहने का मतलब एक के बाद ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक बार का अरेंजमेंट, तो वो कंपोजिट बार कहलाता है या फिर कंपोजिट सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर देखो 2 अलग अलग बार है, एक कॉपर का बार है और एक क्या है, स्टील का बार है। ये रिजिडली फिक्स्ड है दोनों एंड से, और मान के चलिए बिकॉज ये अलग अलग मटेरियल है तो कॉपर का अल्फा अलग होगा और स्टील का अल्फा अलग होगा। और इन जनरल ऐसा होता है कि अल्फा ऑफ द कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ क्या, स्टील। ध्यान देना, अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज क्वेश्चन में दी होती है, ध्यान देना। इस तरीके का अरेंजमेंट है, सीरीज में दोनों बार जुड़े हुए, लेंथ भी दे रखा है, दोनों बार रिजिडली फिक्स्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता क्या है, ध्यान देना, कॉपर में फोर्स बताओ कितना आएगा, स्टील में फोर्स बताओ कितना आएगा, या फिर स्ट्रेस बताओ, थर्मल स्ट्रेस बताओ कॉपर में कितना आएगा, या फिर थर्मल स्ट्रेस बताओ स्टील में कितना आएगा। ये नेचर ऑफ द स्ट्रेस पूछता है, कॉपर में कितना नेचर कैसा होगा, टेंसाइल नेचर का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, या फिर स्टील में पूछ ले, कॉपर में पूछ ले, या फिर स्टील में पूछ ले, ठीक है। कैसे करेंगे उसको समझिए। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपको, ऐसा बार का अरेंजमेंट देगा, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल, हमेशा कॉपर और स्टील रहेगा सर, अरे नहीं ना यार, 2 अलग अलग मटेरियल, कुछ भी हो सकता है वो तो, ठीक है। उसका इनिशियल टेम्परेचर देगा, दोनों एक ही में है, जैसे हमारे क्लासरूम में रखा हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर T1 अभी कितना डिग्री, मान लेते हैं 30 डिग्री अभी, है कि नहीं। अब इसको किसी सोर्स के थ्रू हीट कर रहे हैं, हम सोर्स के थ्रू हीट कर रहे हैं लाइक दिस, तो इसको फाइनल टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं T2, मान के चलो हम 90 डिग्री तक ले गए, तो T2 टेम्परेचर तक ले गए, दिख तो रहा है तुमको T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट मीन्स हम इसमें क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। अब हीटिंग कर रहे हैं, और हीटिंग कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करें। तो किया तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट, T2 माइनस T1 कितने का किया, 90 माइनस 30 कितने का किया, 60 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, तभी तो हीट फ्लो हुआ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की हो। तो जब भी हम हीट को हीट करते तो एक्सपांड होना चाहेगा, इधर एक्सपांड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोगों ने अजम्पशन ले रखा है कि थर्मल स्ट्रेसेस में जो डिफॉर्मेशन होगा यूनि डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, और उसको हम लोगों ने रिजिडली फिक्स कर रखा है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, टोटल चेंज इन लेंथ। टोटल क्यों बोल रहे सर, इसके पहले तो चेंज इन लेंथ बोल रहे थे, जब एक बार था तो उसमें चेंज इन लेंथ बोल रहे थे, यहाँ पर टोटल क्योंकि 2 बार है, तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा इसमें, 0, क्योंकि एक्सपांड तो होता है हीट करने से कोई भी मटेरियल, लेकिन भैया उसको तो रिजिडली फिक्स कर रखा है, तो जगह ही नहीं ना उसमें एक्सपांड होने की, टोटल चेंज इन लेंथ 0। तो अगर थर्मल स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे, थर्मल स्ट्रेन
थर्मल स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो थर्मल स्ट्रेन भी जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन कहने का मतलब डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है ना। टोटल लेंथ अगर L मान लें, इसको L1 L2 मान लो, टोटल डिफॉर्मेशन L1 L2, तो टोटल ये टोटल लेंथ हो गया L, तो डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ ना, तो स्ट्रेन कहाँ से आएगा? चेंज इन लेंथ ही नहीं आया तो स्ट्रेन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस पूछता है, वो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं उसको समझिए। इधर आइए, जब इसको मैं हीट करूँगा ध्यान देना, और बिकॉज ये कंपोजिट का केस है, कंपोजिट का, जब मैं कंपोजिट बार बता रहा था और वो बार एक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड था, तो उसमें मैं दो ही इक्वेशन यूज़ किया था। दो इक्वेशन यूज़ क्या किया था? पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ किया था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और दूसरा यूज़ किया था मैं इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। और सारे क्वेश्चन इसी से बन गए थे। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बताए थे, और जितने भी क्वेश्चन थे इसी से बन गए थे। सिर्फ ये दो इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मालूम है क्या होता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या होता है? जो डिफॉर्मेशन के बीच रिलेशन बताए, डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है, वो इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। जो डिफॉर्मेशन के बीच रिलेशन बताए, ध्यान देना। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये इधर कॉपर इधर बढ़ना चाहेगा, स्टील इधर बढ़ना चाहेगा, लेकिन बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? बिकॉज फिक्स्ड है। तो इधर एक फोर्स लगेगा इस फिक्स सपोर्ट के कारण, मैं बोल देता हूँ इसको P ऑफ फोर्स, कॉपर का फोर्स लगेगा। इधर एक फोर्स लगेगा फिक्स सपोर्ट के कारण, P ऑफ द स्टील। तो समेशन ऑफ f ऑफ x अगर मैं करूंगा, पहला इक्वेशन अगर मैं बात कर रहा, कुछ भी पूछेगा इस केस में सिर्फ दो ही इक्वेशन लगाना है, जैसे कि कंपोजिट में बता रखा है, ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। अभी हम बात कर रहे हैं ड्यू टू हीटिंग, दो ही इक्वेशन है। पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे तो दो ही तो फोर्स है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू P ऑफ द स्टील, दैट्स ऑल। अगर मुझे ये अगर मुझे लोड फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से फाइंड आउट करेगा। अगर मुझे स्ट्रेस लिखना है तो वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस इनटू एरिया, ये फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ द कॉपर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा ऑफ द कॉपर इंटू एरिया ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ द स्टील। फोर्स को क्या लिख रहा हूँ? स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ द स्टील। इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। अगर लोड के टर्म में अगर देखना है तो पहला इक्वेशन, स्ट्रेस के टर्म में दैट मींस स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो इसमें दो ही अननोन है, एक लोड ऑफ द कॉपर या फिर लोड ऑफ द स्टील। अगर लोड के टर्म में देख रहे हैं, स्ट्रेस के टर्म में देख रहे हैं तो सिग्मा ऑफ द कॉपर और स्टील ऑफ द सिग्मा ऑफ द स्टील, दो ही तो अननोन है बस, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। तो दूसरा इक्वेशन कैसे यूज होगा? तो डेल एल टोटल क्या है? 0, यही से काम बनेगा। इधर देखो, डेल एल टोटल 0 है, उसको कैसे लिखते हैं इसको समझना। जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये एक्सपांड होगा, एक्सपांड होता, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाया क्योंकि फिक्स्ड है। तो ध्यान देना, अगर हम माने ये नहीं होता, ये सपोर्ट नहीं होता, तो जब मैं इसको हीट करता तो इसमें चेंज इन लेंथ आता कि नहीं आता? चेंज इन लेंथ, ये आता चेंज इन लेंथ। तो ड्यू टू हीटिंग जो चेंज इन लेंथ आता है, वी नो दैट चेंज इन लेंथ आता है इसमें। इसको मैं अच्छे से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो इसमें चेंज इन लेंथ आया होता डेल एल। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? कौन से मेटल की बात कर रहा हूँ? कॉपर की। ड्यू टू हीटिंग ये चेंज इन लेंथ कितना आता है? अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। एक्सियल लोडिंग में कितना आता है? पी एल अपॉन ए। ड्यू टू सेल्फ वेट कितना आता है? गामा एल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ पी, सब बता रखा है। तो चेंज इन लेंथ आता इसमें, अगर ये नहीं होता तो हीटिंग के कारण वो कितना आता? अल्फा इंटू डेल्टा टी। नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? बिकॉज फिक्स सपोर्ट है। तो इतना आता, उतना ही फोर्स को, इतने ही डिस्टेंस को किसने रोका है? इस फोर्स ने। इतने ही चेंज इन लेंथ को, अगर ये नहीं होता तो इतना चेंज इन लेंथ आ जाता। इतने ही चेंज इन लेंथ को इस फोर्स ने रोक रखा है। और फोर्स कैसा लगा है? कंप्रेसिव नेचर। तो माइनस पी एल अपॉन ए ऑफ द कॉपर। अगर तुम इसको स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहोगे, ये तो भी लोड के टर्म में लिख रहे हो, स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहोगे, वी नो दैट फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ऑफ द कॉपर, लेंथ ऑफ द कॉपर, ई ऑफ द कॉपर, है कि नहीं? ये तो कॉपर का हुआ। वो इसी तरीके से स्टील का देखो, जब मैं इसको हीट करता, अगर ये नहीं होता तो ये डेल एल आता। ये डेल एल किसका है? स्टील का। तो प्लस डेल एल ऑफ द स्टील। सो डेल एल ऑफ द स्टील कहने का मतलब अल्फा एल इंटू डेल्टा टी ऑफ द स्टील। अल्फा स्टील का, लेंथ स्टील का, डेल्टा टी तो सेम ही है दोनों का क्योंकि कंपोजिट है ना। लेकिन ये नहीं आया है, इतना नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस फिक्स सपोर्ट ने इतने चेंज इन लेंथ को रोक रखा है। तो माइनस पी एल अपॉन ए ऑफ द स्टील इज इक्वल टू 0। तभी तो 0 हुआ है।
ये मान लो 10 mm आता, इसी 10 mm को रोक दिया है 0। ये मान लो 6 mm आता, इसको को रोक दिया है 6, ये 6 mm, ये 6 mm रोक दिया 0, सब 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस ऑफ द स्टील, स्ट्रेस P अपॉन ए इज द स्ट्रेस ऑफ द स्टील, L ऑफ द स्टील, E ऑफ द स्टील इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जैसे कि लोड के टर्म में निकालना है, जैसे कि अब तुमको ये निकालना है, सपोज ध्यान दो लोड ऑफ द स्टील निकालना है, तो लोड ऑफ द स्टील कैसे निकलेगा, ये क्या है, लोड ऑफ द कॉपर को क्या लिख सकते हो, लोड ऑफ स्टील फ्रॉम द समेशन ऑफ Fx, तो ये इसको पकड़ो लोड ऑफ द कॉपर, ध्यान देना समझना बात। ये डेल एल ऑफ द कॉपर में अल्फा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अल्फा कॉपर का कितना है, लेंथ आपको को दिया रहेगा, डेल्टा टी दिया रहेगा, कितना टेम्परेचर डिफरेंस जैसे यहाँ पर दिया है कितना है 60 डिग्री। ये नहीं दिया है तो भी तुमको भाई इनिशियल टेम्परेचर तो दिया था, फाइनल टेम्परेचर दिया, तो डेल्टा टी नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये पूरी नॉन क्वांटिटी रहेगी, ये पूरी नॉन क्वांटिटी, ध्यान देना। लेंथ नॉन क्वांटिटी, लेंथ ऑफ द कॉपर पता रहेगा, ई ऑफ द कॉपर पता रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता रहेगा। अगर वो लोड के टर्म में पूछना चाह रहा है, मतलब अगर लोड ऑफ स्टील पूछ रहा है तो एरिया उसको देना पड़ेगा, ये भी नॉन क्वांटिटी, ये भी पूरा नॉन क्वांटिटी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा स्टील का देना पड़ेगा, लेंथ देना पड़ेगा, डेल्टा टी के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, लेंथ देना पड़ेगा, एरिया देना पड़ेगा, ई देना पड़ेगा। तो इस पूरे में, इस पूरे इक्वेशन में तुम अगर देखोगा लोड के टर्म में निकालना है कोई भी, मान के चलो ये निकालना है, तो इस पूरे इक्वेशन में तुम देखो सिर्फ अननोन क्या है, लोड ऑफ द कॉपर, हाँ, और लोड ऑफ द स्टील। पूरे इक्वेशन में देखो दो ही अननोन है, लोड ऑफ कॉपर और लोड ऑफ स्टील। तो ध्यान देना अगर मुझे लोड ऑफ स्टील निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, पी ऑफ कॉपर की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, पी ऑफ स्टील। इस पी ऑफ कॉपर में क्या पुट कर दिया, पी ऑफ स्टील, मतलब इसके जगह क्या लिख दिया, पी ऑफ स्टील। अब इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या बन गया, पी ऑफ स्टील, वो निकल आएगा इक्वल्स टू 0 है। एक इक्वेशन एक अननोन, पी ऑफ स्टील निकल आया, है कि नहीं यार। अगर स्ट्रेस के टर्म में पूछेगा, स्ट्रेस निकालो पूछेगा, तो ध्यान दो ये नॉन क्वांटिटी है, पूरा नॉन क्वांटिटी, ये सब नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, ये पूरा नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। अननोन क्या है, यही तो अननोन है कि नहीं। अब मान के चलो तुमको स्ट्रेस पूछ रहा है, कॉपर का स्ट्रेस पूछ रहा है, तो कॉपर का स्ट्रेस पूछ रहा है, तो इधर देखो कॉपर का पूछ रहा है, मतलब स्टील को कॉपर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां से देखो सिग्मा ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ द कॉपर, एरिया ऑफ द कॉपर डिवाइड बाई एरिया ऑफ द स्टील, यही है ना। क्यों, सिग्मा ऑफ स्टील को क्या लिख सकता है, इसको नीचे डिवाइड कर दो यार। तो यहां पर ये दोनों नॉन क्वांटिटी होगी, एरिया ऑफ द कॉपर, एरिया ऑफ स्टील पता होगा, ये कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स सिग्मा ऑफ द स्टील सम टाइम्स ऑफ द सिग्मा ऑफ द कॉपर। तो यहां पर सिग्मा ऑफ स्टील जहां पर लिखा है वहां पर क्या पुट कर दोगे, सम टाइम्स, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा सम टाइम्स सिग्मा ऑफ द कॉपर। तो इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ द कॉपर, तो वहाँ सिग्मा ऑफ द कॉपर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, लेकिन बिकॉज अभी जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। गेट वेट में तो पूछा ही जाता है, तो हमको बस जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लगा, हमको कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया, इसका भी आंसर दे दिया। नेचर पूछ रहा है, नेचर ऑफ द स्ट्रेस, तो नेचर ऑफ द स्ट्रेस ऑलवेज क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा। ध्यान देना, जब मैं इसको हीट करूंगा ये एक्सपांड होना चाहता है, इसका नेचर ही है मटेरियल का कि हीट देने से एक्सपांड हो, बिकॉज फिक्स सपोर्ट दे रखा है तो एक्सपांड नहीं होगा। मतलब नेचर जो जनरेट कर रहे हैं हम, रेजिस्टिंग फोर्स जो ऑफर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव नेचर का। तो जब भी पूछे, चाहे कॉपर में हो चाहे स्टील में हो, तो नेचर कैसे आएगा, कंप्रेसिव। अभी दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर चाहे स्टील में पूछे चाहे कॉपर में पूछे, जिसका अल्फा ज़्यादा है उसके लिए पूछे, चाहे अल्फा कम है उसके लिए पूछे, कोई मटेरियल का नाम ले, नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो, दूसरे केस नंबर 2 पे अगर देखें हम बात करें, तो अब समझिए बात को कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है बार का वो दूसरे तरीके से है। यहां पर कॉपर और स्टील जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर कॉपर और स्टील सीरीज में नहीं है, पैरेलल है। अरे अरेंजमेंट अलग है कि नहीं, है कि नहीं अलग। अब ध्यान देना यहां पर क्या होगा, समझिए सैंडविच शेप बोलते हैं, सैंडविच रहता है ना यार, आलू टिक्की रहता है, चीज रहता है और उसका टमाटर रहता है, उस शेप में है ना सैंडविच। एक बार किसी गेट या किसी एग्जाम में ऐसा बोला था कि 2 मटेरियल सैंडविच शेप जैसे अरेंज्ड है, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बोला है ना, इधर ध्यान देना। सो कॉपर और स्टील है। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे कुछ अलग होगा, वो कैसे अलग होगा समझना, इधर देखो। ये फिक्स नहीं है, मान के चलो फिक्स होगा तो भी यही होगा, फिक्स नहीं होगा तो भी ऐसे ही होगा, जैसे बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये कॉपर और स्टील 2 आपके पास बार है, कंपोजिट है। इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है,
ये ऑब्वियस ही बात है, ये मटेरियल अलग है तो इसका अल्फा अलग होगा, और ये मटेरियल अलग है, स्टील है, तो उसका अल्फा अलग होगा, बिकॉज अल्फा इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। और ये क्लियर है कि अल्फा ऑफ द कॉपर इज ग्रेटर देन है अल्फा ऑफ द स्टील। ये कैसे पता चला सर? ये तो मुझे याद है, नहीं भी याद है तो क्वेश्चन में आपको देता है, अल्फा ऑफ कॉपर की वैल्यू देता है, अल्फा ऑफ स्टील की वैल्यू देता है। ठीक है, ठीक है जी। कंसेप्चुअली क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है वो भी तुम देखना आराम से, इधर ध्यान देना। इन दोनों का लेंथ दे रखा है, सेम लेंथ है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। मान लीजिए किसी सोर्स के थ्रू इसको हम हीट कर रहे हैं और इसको कितने टेम्परेचर तक पहुंचा रहे हैं? T2 टेम्परेचर तक। और ऑब्वियसली बात है हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाता है? ऑलवेज T2 माइनस T1। इतनी भी बात ठीक है, अब समझिए बात। अल्फा जो होता है, अल्फा जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा होता है स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जिस भी मटेरियल का अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा, उसमें सेम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने से स्ट्रेन क्या आएगा? ज्यादा। तो कहने का मतलब, इसको मैंने आराम से बेसिक से समझा रखा है क्या, कि जिसका अल्फा ज्यादा होता है उसमें जब तुम हीट करोगे, सेम T1 दोनों का सेम था, T2 दोनों का सेम है, लेकिन अल्फा जिसका ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन क्या आएगा? ज्यादा। समझ रहे हो? उसमें स्ट्रेन क्या आएगा? ज्यादा। स्टील में क्या आएगा? कम। ये समझना, अल्फा जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो उसमें चेंज इन लेंथ उतना क्या आएगा? ज्यादा। स्टील में कम आएगा। लेकिन ये इस केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? आप ही तो बोल रहे हो अल्फा जिसका ज्यादा होगा उसमें चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगा। इस केस में इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये सिस्टम कैसा है? कंपोजिट है। अगर कॉपर अलग होता, सेम लेंथ का कॉपर अलग होता, सेम इनिशियल टेम्परेचर होता, सेम फाइनल होता, स्टील अलग होता, सेम अल्फा होता, अल्फा तो सेम ही रहेगा, अल्फा अलग अलग थोड़ी हो सकता है, मटेरियल प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट ही रहता है कि नहीं? तो अल्फा स्टील अलग होता, T1 सेम होता, T2 सेम होता, तो ये कंडीशन होता कि स्टील का ऑब्वियस ही बात है ना यार। कैसे? तुम फॉर्मूला तो देखो तुम, चेंज इन लेंथ का डेल एल अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। क्यों? स्टील और ये कॉपर, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। भाई लेंथ तो सेम है ना, और डेल्टा टी भी सेम है, तो किसका चेंज इन लेंथ किसका ज्यादा होगा? जिसका अल्फा ज्यादा होगा। तो अल्फा किसका ज्यादा है? कॉपर का। दिख तो रहा है यहाँ पर कि ये दोनों तो सेम है। अल्फा कॉपर का अगर ज्यादा है तो चेंज इन लेंथ कॉपर का ज्यादा होगा, अल्फा स्टील का कम है ना? जिसका ज्यादा होगा चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, इसका कम होगा। लेकिन ये कब होगा? जब अलग अलग होंगे, बिकॉज ये कंपोजिट है तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ये चेंज इन लेंथ है कॉपर का, ये चेंज इन लेंथ है स्टील का, अलग अलग होते तो, बिकॉज ये कंपोजिट है इसलिए इसमें कैसा आएगा? रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन आएगा, यानी कि एक ही डिफॉर्मेशन आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन, रिजल्टेंट चेंज इन लेंथ। तो इसमें देखो कॉपर में कौन सा फोर्स लगेगा? कंप्रेसिव। और स्टील में कैसा लगेगा? टेंशन, टेंसाइल। यही एग्जाम में पूछता है कंसेप्चुअली। क्या पूछता है कि अगर दो मटेरियल है, दो बार है, उनके एंड कंडीशन सेम है, मतलब एंड कंडीशन सेम से मतलब ऐसा जैसे कि एंड सपोर्ट सेम है, ऐसा वर्ड यूज हुआ था ना। यहाँ पर देखो कॉपर अलग, उसका एंड अलग सपोर्ट से है, स्टील का एंड अलग सपोर्ट से है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का सपोर्ट, दोनों एंड्स का सपोर्ट एक ही जैसा है ना। तो पूछता है कि जिसका अल्फा कम है, मतलब जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, अल्फा को क्या बोलते हैं बता चुका हूँ, क्या नाम है इसका? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन में पूछता है ऐसा कि अगर कोई दो बार या कंपोजिट सिस्टम सैंडविच शेप में है, दो सिस्टम ऐसे हैं, दो बार ऐसे हैं जिसका एंड कंडीशन सेम है, उसमें अगर उसको अगर हीट किया जा रहा है तो जिस मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू मिनिमम है उसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा? तो कौन सा आएगा मिनिमम में? ऑलवेज टेंसाइल। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि जिसका अल्फा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मैक्सिमम है तो उसमें क्या आएगा? कंप्रेसिव। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसकी बात कर रहा था? हीटिंग की। अब कूलिंग हो जाएगा तो कूलिंग हो जाएगा तो भी तो कंसेप्ट ऐसे ही लगेगा। इधर देखो, जिसका अल्फा ज्यादा होगा कूलिंग में बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या आता? ज्यादा। इसमें क्या आएगा? कम, अगर अलग अलग होगा तो। लेकिन बिकॉज ये कंपोजिट है इसलिए क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा, चेंज इन लेंथ रिजल्टेंट। तो आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पर इस ऐसा फोर्स लगेगा और यहां पर ऐसा फोर्स लगेगा। इस फोर्स को तुमने क्या बोला है? इधर डायरेक्शन को क्या बोला है? टेंसाइल। और इस डायरेक्शन को तुमने क्या लिया है?
कंप्रेसिव। तो जस्ट उल्टा अब याद रखें, क्या याद रखें, हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग। और ये ध्यान रखें कि अल्फा जिसका ज़्यादा होगा हीटिंग के दौरान, यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा, अल्फा जिसका ज़्यादा होगा और अल्फा जिसका कम होगा, या ज़्यादा कम लिख दो ना सीधा सीधा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा हीटिंग के समय उसमें क्या आएगा, कंप्रेशन। अल्फा जिसका कम होगा उसमें क्या आएगा, टेंशन। एक ही तो, मुझे तो यही बस याद है यार, और बाकी तो मैं जमा ही लेता हूँ क्योंकि उल्टा ही लिखना है। कूलिंग में जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें क्या आएगा, टेंशन, और यहाँ इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन। समझ में आया? तो दोनों ही अलग अलग है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है और उसका अरेंजमेंट कुछ उस तरीके से है। दोनों तो कंपोजिट है, दोनों एक ही, दोनों का क्या पता डायमेंशन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, दोनों इसी सेम मटेरियल के, एक कॉपर एक स्टील है, वो भी कॉपर स्टील है, लेकिन उनका पोजीशन अलग है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टील इसको खींच रहा है, स्टील जो है इसको खींच रहा है, तब यहाँ पर आ रहा है। ये स्टील स्टील यहीं तक आ रहा है, लेकिन ये कॉपर इसको खींच रहा है, चल भाई तू यहाँ तक आ जा कम से कम। ये और आगे बढ़ना चाह रहा था कॉपर, स्टील इसको बुला रहा है, तू इधर आ जा, यहीं तक रुक, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। तो ये था कंपोजिट का। और यहाँ पर जैसे स्ट्रेस पूछ लिया तो नेचर तो बता दिया आपने। अगर हीटिंग हो रहा है तो कॉपर में क्या आएगा, कंप्रेशन, है ना। मटेरियल से भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसे ही पूछे किसका अल्फा ज़्यादा है तो उसमें क्या आएगा। अरे भाई सीधा पूछ लिया कि कॉपर में क्या आएगा, तुम देखो ना कॉपर में, कॉपर का अल्फा ज़्यादा है तो तुम बताओ ना कंप्रेशन आएगा। स्टील का क्या है, तुम देखो ना स्टील का अल्फा कम है तो स्टील में क्या आएगा, टेंशन, इसमें कंप्रेशन, इसमें टेंशन। और हीटिंग है कि कूलिंग है ये भी समझना, नहीं तो क्या पता कूलिंग पूछ रहा है और तुम उल्टा मार के आ गए, है कि नहीं। अब ध्यान दो, इसमें अगर लोड पूछे या स्ट्रेस पूछे तो कैसे करना है, आराम से देखो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आराम से ध्यान देना, इरेज कर रहा है इसको। तो इसमें भी दो ही इक्वेशन लगेगा। तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि कंपोजिट में हमेशा इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी यही तो लगता है। तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहे हीटिंग हो चाहे कूलिंग हो सर, हाँ ना भाई। एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पहला। तो दो ही तो फोर्स है इसमें, एक कॉपर का फोर्स है और एक किसका है, स्टील का। एक कॉपर का फोर्स है, एक स्टील का फोर्स है। सर ये तो 4 हो गए। अरे भाई दोनों किस एक साथ थोड़ी ना देगा, या हीटिंग देगा या फिर क्या देगा, कूलिंग। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर भी यही है, फोर्स ऑफ द कॉपर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ द स्टील। और स्ट्रेस के टर्म में लिखना है तो स्ट्रेस ऑफ द कॉपर एरिया ऑफ द कॉपर, स्ट्रेस ऑफ द स्टील एरिया ऑफ द स्टील, है कि नहीं। लोड के टर्म में देखना है तो इससे चलाओ, स्ट्रेस के टर्म में देखना है इसको चलाओ। दूसरा इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। सो इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी में क्या लिखना है, ध्यान देना, ये रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट चेंज इन लेंथ है वहां तक पहुंचना है, ध्यान देना। क्या वहां तक पहुंचना मतलब, इधर देखो तो पहले तो ये डेल एल ऑफ द कॉपर है, चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। उसके बाद इतने डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, कंप्रेस किया गया। तो वो इतने डिस्टेंस को कंप्रेस को कैसे निकालेंगे, पी एल अपॉन ए, क्योंकि एक्सेल लोडिंग के कारण जो चेंज इन लेंथ आता है वो क्या आता है, पी एल अपॉन ए। अभी क्या पता तुम्हारे दिमाग में जा नहीं रहा हो, जब आप पूरी क्लास को कनेक्ट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। बीच से चीजें समझ में नहीं आती। तो हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन पे, डेल एल रिजल्टेंट, डेल एल रिजल्टेंट दोनों मटेरियल के लिए देखते हैं। तो डेल एल रिजल्टेंट फॉर द कॉपर एंड डेल एल रिजल्टेंट फॉर द स्टील। देखो कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो पहले तो हम बात कर रहे हैं डेल एल ऑफ द कॉपर, और डेल एल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी ऑफ द कॉपर। इसमें माइनस हुआ है पी एल अपॉन ए, माइनस का साइन क्यों किया सर, बिकॉज कंप्रेसिव है। यहाँ तक पहुँच गए यहाँ तक, पहले यहाँ तक पहुँचा डेल एल से, फिर यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। सेम स्टील के लिए देखो, ये डेल एल ऑफ द स्टील है, तो डेल एल ऑफ द स्टील, डेल एल स्टील। इसमें टेंशन फोर्स लगा, इतना टेंशन, इतना खींचेगा ये फोर्स, तो उसमें चेंज इन लेंथ पी एल अपॉन ए ऑफ द स्टील। सो ये डेल एल क्या हो जाएगा, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी ऑफ द स्टील, प्लस ये तो लोड के टर्म में चल रहा है, स्ट्रेस के टर्म में अगर करना है तो ये माइनस है ना, माइनस ये पी अपॉन ए क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसका, मेरा नहीं, कॉपर का, ई ऑफ द कॉपर,
ये P अपॉन ए इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ द स्टील, L ऑफ द स्टील, E ऑफ द स्टील। सही बात है ना। तो यहाँ पर आपको देखें, आप इसको आराम से कर देखें। अगर आपको सपोज स्ट्रेस पूछा है स्टील का स्ट्रेस बताइए, है ना। क्या पता ये नहीं आए, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और AE में आ सकता है, क्या पता न्यूमेरिकल ना आए, ध्यान देना। अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा ही, लेंथ आपको देगा ही, लेंथ तो ऐसी बराबर लेकिन देगा, डेल्टा टी के बारे में देगा, अल्फा के बारे में देगा, नोन क्वांटिटी, ये भी नोन क्वांटिटी। अल्फा भी स्टील देगा, लेंथ देगा, लेंथ तो बराबर है लेकिन देगा, डेल्टा टी देगा, लेंथ देगा, मटेरियल की ई देगा, लेंथ देगा, ई देगा। दैट मीन्स अननोन क्या है, सिर्फ दो ही तो अननोन है, दो ही तो अननोन है। तो देखो अब मान के चलो क्या निकालने बोला हूँ, सिग्मा ऑफ स्टील निकालने बोला हूँ, मतलब इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या होना चाहिए, सिग्मा ऑफ स्टील। अभी अननोन कितना है, 2, सिग्मा ऑफ कॉपर, यानी कि सिग्मा ऑफ कॉपर को अगर मैं स्टील में चेंज कर दूं तो पूरे इक्वेशन में अननोन क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ स्टील। तो यहाँ पर तो रिलेशन है, ये देखो, यानी कि सिग्मा ऑफ कॉपर को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ द स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ द कॉपर। क्यों, इस एरिया को नीचे डिवाइड कर दिया तो ये तो देगा ही आपको, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ स्टील दे दिया मान के चलो 10, ये दे दिया 5 mm² दिया हुआ है, आनी गया क्या 5 दूनी 10, यानी कि सिग्मा ऑफ द कॉपर इज 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा ऑफ स्टील। तो यहाँ पर पुट कर दो ना, सिग्मा ऑफ कॉपर की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा ऑफ स्टील। अब इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है, सिग्मा ऑफ द स्टील, वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत ही चांसेस कम है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देख लिया, क्यों आप पता आ जाए तो हम दूसरे स्टूडेंट से ऊपर रहें। ठीक है जी, तो ये आएगा, लेकिन आया भी है एग्जाम में कि जिसका अल्फा वैल्यू कम है, अगर हीटिंग सब्जेक्टेड है उसमें क्या आएगा, टेंशन की कंप्रेशन, उसको आराम से आप सोचिएगा, लेकिन मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये था कंपोजिट का, जिसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है।